हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। ये पेपर हुआ था 22/9/2018 में। ये पेपर ऑनलाइन हुआ था। फीमेल कैंडिडेट के लिए पेपर हुआ था। शिफ्ट 2 में ये पेपर हुआ था। तो इसमें 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। इन कोर्सेज में हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज और फिर असाइनमेंट टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जहां से आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये डिसिप्लिन 3 है। डिसिप्लिन 3 का मतलब डिसिप्लिन, एक एक डिसिप्लिन में 20-20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो 2 डिसिप्लिन तक हम लोग कर चुके हैं। ये डिसिप्लिन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 41 है ये। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है और कुछ डेटा दिया गया है। फिगर में सारे डेटा लिख दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि एंगल ए बी ओ क्या होगा। ठीक है। तो एंगल ए बी ओ की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए बी ओ का मतलब ये जो एंगल है, यहाँ पे ए वाले एंगल की बात की जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंफॉर्मेशन ये दिया गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ सर्कल का सेंटर है। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ये है, एडी इज द टेंजेंट। एडी आपका क्या है? टेंजेंट है। एडी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओ। इफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 55, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 55, ये 55 आपको दिया गया है और एंगल ए डी सी 25 आपको दिया गया है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि एंगल ए बी ओ क्या होगा। ठीक है। एंगल ए बी ओ क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम लोग ट्राइंगल ए बी ओ में देखें, ठीक है, ट्राइंगल ए बी ओ में देखें अगर हम लोग, ठीक है, तो ओ ए और ओ बी रेडियस है ना। ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है? रेडियस है ना। तो रेडियस है तो बराबर ही होगा ना। ये ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है तो बराबर होगा। अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर हैं तो उसके सामने का एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इक्वल साइड्स के सामने के एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये इस ट्रायंगल में अगर हम लोग आ जाए, ट्रायंगल ए सी डी में, है ना, इन ट्रायंगल ए सी डी में 2 एंगल दिए गए हैं। एक 55 का है, एक 25 का है। तो दोनों मिला कितने हो गए? 80 हो गए। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 100 का होगा। ठीक है। ये एंगल आपका कितने का होगा? 100 का होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा आपका, वो कितने का होगा? 80 का होगा। है ना, लीनियर पेयर। क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल है सबका सम कितना होता है? 180। तो ये 100 का हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया? 80 का हो गया। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि ये मान लिया कि एक सर्कल है आपका। ठीक है। 55 और 5 60 और 20 कितना? 80 100 100। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। एक हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है और एक क्या है हमारे? कॉर्ड है। कॉर्ड ने मान लिया कि एक सेंटर पे, ये कॉर्ड मान लिया कि एक सेंटर पे कोई एंगल बनाए। ठीक है। और सर्कल के सरकमफेरेंस में मान लीजिए यहाँ पे किसी दूसरे सेगमेंट में, एक तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मान लीजिए मेजर सेगमेंट में किसी पॉइंट, सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट कोई एंगल बनाए। ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है तो ये वाला एंगल आपका कितना होता है? 2 थीटा होता है। ठीक है। तो अगर ये 80 बना तो देखिए ये वाला एंगल की अगर हम लोग बात करें, इस एंगल की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है? ओ बी ए। ट्रायंगल कौन सा है? ओ बी ए। जिसमें से एंगल ओ पे कितना बन चुका है? 160 बन चुका है। और कहा गया कि ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। तो निश्चित रूप से ये एंगल कितने कितने के होंगे? 10 10 के होंगे। 10 डिग्री 10 डिग्री का होंगे। तो ये आपसे पूछा गया था कि एंगल ए बी ओ कितना होगा। तो एंगल ए बी ओ की बात कर 10 डिग्री होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब तक ये क्वेश्चन पिजन होल प्रिंसिपल है। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक रूल आता है, पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स को ये एग्जाम में चीजें याद नहीं होती हैं या पहले से मालूम नहीं होता है, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाए। अगर इफ एवरी एन प्लस वन एलिमेंटिक सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 से लेकर 2n तक, मतलब एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर कहां तक? 2n तक के एलिमेंट है, मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है।
उसमें से अगर 2n तक का सेट बनाया आपने, उसमें से n+1 एलिमेंट का एक क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। ठीक है, तो करेक्ट उस सेट के बारे में आप क्या बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो सेट आपको लेना है उसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया मैं सेट एक बना लेता हूँ 1 2, सेट क्या बना लेता हूँ 1 2। इन्होंने कहा सेट करें, क्या बताया उसमें एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 से लेकर कहां तक 2n तक। इसका मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट और 2n है, मतलब n की वैल्यू 2n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n इज इक्वल टू कितने हो गए, दो एलिमेंट है ना, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेके ऑप्शंस को क्या करूंगा, डिस्कार्ड करूंगा। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू, मतलब इसमें 2n एलिमेंट लेने थे, मैंने दो एलिमेंट लिया, इसका मतलब 2n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करा कि कितने एलिमेंट का सबसेट बनाना है, n+1 एलिमेंट का सबसेट बनाना है, इसका मतलब दो एलिमेंट का सबसेट बनाना है, तो इसका दो एलिमेंट वाला सबसेट क्या होगा, 1 2। सारे सेट खुद के क्या होते हैं, सबसेट, यही इसका सबसेट होगा। मान लीजिए सेट ए है, तो सेट ए का वो सबसेट बताना है जिसमें दो एलिमेंट हो, तो बी हो जाएगा, बी ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, उसमें दो एलिमेंट है। अब इसके बारे में पूछा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सबसे पहले हम लोग बी ऑप्शन को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर, है ना। अब देखो इसमें इन्होंने कहा 2n एलिमेंट, 1 से लेकर 2n तक एलिमेंट ले लीजिए, मैं तो कितने भी एलिमेंट ले सकता हूँ, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेना है, मैंने दो एलिमेंट ले लिया था। तो इन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर, इसमें तीन एलिमेंट तो है ही नहीं बीच में, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कह रहा देयर एग्जिस्ट नो टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कह रहा कि उस सबसेट में जो आपने सबसेट बनाया कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं होगा, यहाँ पे तो है 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। थर्ड नंबर में क्या करें, देयर एग्जिस्ट मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर, मोर देन 2 नेचुरल नंबर तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस भी पर्टिकुलर लेके आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस लेके हम लोग क्या मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेके हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, है ना। ऑप्शन से कभी भी हम लोग जो हमने ये एग्जांपल्स दिया इससे कभी भी ऑप्शन को ट्रू नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको मान लेता हूं कि y1 है और ये मेरा क्या है, y2 है। ठीक है, तो y1 मेरा क्या लिखा हुआ है, ये देखिए फार्मूला है, किसका फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। इसमें आप चाहे तो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। ठीक है, और वो जो y2 है इसमें भी आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, तो ये भी कितना बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x के दो फार्मूले होते हैं, साइन तीन फार्मूले होते हैं बल्कि, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक फार्मूला और होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें आप x इज इक्वल टू tan थीटा दोनों फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई होकर 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डी वाई वन अपॉन डी वाई टू क्या होगा, y1 का y2 के रेस्पेक्ट में निकालना है डेरिवेटिव। तो ये देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए डी वाई वन अपॉन डी एक्स निकालेंगे ट्वाइस, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे भी 2 tan इनवर्स एक्स, तो ट्वाइस tan इनवर्स एक्स का कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेम नंबर आगे कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए बी 5 है, बी सी 6 है, सी ए 7 है। ठीक है, बनाते हैं एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये ट्रायंगल मैंने बना लिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के बारे में क्या कहा गया है कि ए बी हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, फिर बी सी हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है, बी सी हमने 6 बना लिया। ओके, और फिर क्या कहा जा रहा है, सी ए कितना, 7 है। ठीक है, सी ए हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ए ट्रांसवर्सल इज ड्रॉन टू कट द साइड ए बी एट एफ। एक ट्रांसवर्सल ऐसा बनाइए कि जो ए बी को कहां पे कट करता हो, एफ पे कट करता हो। ठीक है, और बी सी प्रोड्यूस्ड एट डी, बी सी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो उसको डी पे कट करे। तो एक ऐसा मैं ट्रांसवर्सल बना लेता हूं जो बी सी को आगे बढ़ाने में कहां पे कट करता है, डी पे कट करता है, और सी ए को कहां पे कट करता है, ई पे कट करता है। ये ई हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो ये फिगर है हमारा। तो पूछा जा रहा है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन है कि ए एफ इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ए एफ 2 हो गया, और ए बी चूंकि 5 है तो इसका मतलब कि एफ भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ई कह रहे हैं 4 है, ए ई अगर 4 है और ए सी टोटल 7 है, इसका मतलब ई सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं अप्लाई मेनालाउस थ्योरम फॉर द लेंथ बी डी,
बीडी का लेंथ निकालना है आपको किसका इस्तेमाल करके, मेनेलाउस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो जनरली ज्योमेट्री में ये थ्योरम कम ही पढ़ाया जाता है चीजें जो है। कोई आप कंपटीशन की किताबें देखेंगे या आप एसएससी वगैरह की किताबें देखेंगे तो वहां पे मेनेलाउस थ्योरम वगैरह डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं मेनेलाउस थ्योरम है क्या। देखिए अगर एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रांसवर्सल मैं ऐसे खींच दूं कि जो देखिए पहली साइड जो ए बी है उसको उसने कहाँ पे कट किया, सपोज मान लिया कि ए बी सी डी पे मान लिया कट करवा देते हैं। दूसरे साइड को इसने कहाँ पे कट किया, ई पे। और तीसरे साइड को आगे बढ़ाने पे कहाँ पे कट किया, एफ पे। तो मेनालाउस थ्योरम ये कहता है कि देखिए यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से, चाहे ए से स्टार्ट करिए, चाहे बी से, चाहे सी से, कहीं से स्टार्ट करिए। देखिए अगर ए से स्टार्ट किए तो अब ए से आपको कहाँ पे जाना, डी पे, जहां पे कट किया है ये ट्रांसवर्सल कहाँ पे कट किया, डी पे। तो ए से कहाँ पे गए, डी पे। फिर डी से कहाँ पे जाना, बी से, बी पे। ए डी अपॉन डी बी हो गया, ठीक है। फिर अब हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी से ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ पे कट की, एफ पे। तो बी से कहाँ पे जाएंगे, एफ पे। तो क्या हो गया, बी एफ हो गया। फिर सी से कहाँ पे जाएंगे, एफ पे। तो कितना हो गया, सी एफ हो गया। अब हम लोग कौन सा वर्टेक्स इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे, सी से। सी से कहाँ तक जाएंगे, जहां पे ट्रांसवर्सल लाइन कट की है, कहाँ पे कट की है, ई पे। क्या लिखेंगे, सी ई। और फिर ई से और ए से कहाँ जाएंगे, ई पे, या ई से कहाँ पे जाएंगे, ए पे। ई ए। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी को मेनेलाउस थ्योरम हम लोग बोलते हैं। ये पूछ रहे हैं सीडी कितना होगा, नहीं ये पूछ रहे बीडी कितना होगा। बीडी निकालने के बाद सीडी की जरूरत पड़ेगी। सीडी को मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए से हम लोग कहाँ पे गए, एफ पे गए। ए एफ अपॉन बी एफ, ठीक है। ए एफ अपॉन बी एफ। और बी से कहाँ के गए, बी बी डी, बी से कहाँ तक, डी पे, क्योंकि डी पे ट्रांसवर्सन लाइन कट करे, बी डी। और फिर क्या लिखेंगे, अपॉन सी डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई है। फिर सी से कहाँ गए, ई पे, सी ई। और अपॉन ई ए कह दीजिए या ए ई कह दीजिए, इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, ए एफ कितना है, 2 है। बी एफ कितना है, 3 है। बी डी कितना है मेरा, बी डी है मेरा 6 प्लस एफ एक्स, 6 प्लस एक्स। सी डी मेरा कितना है, एक्स है। सी ई मेरे पास कितना है, 3 है। और ए ई कितना है, 4 है, इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो यहाँ से 3 3 कट गया। और राइट में कितना जाएगा, 4x। लेफ्ट में कितना होगा, 12 प्लस 2x इज इक्वल टू, राइट में कितना जाएगा हमारे पास, 4x, ठीक है। 12 प्लस 2x 4x, ठीक है ना। टू ये कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 12 प्लस 2x, ठीक है। 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x बराबर 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x बराबर 6 आ गया। तो मुझसे पूछा गया bd कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग bd की बात करें तो bd कितना आ जाएगा, 6 प्लस एक्स, मतलब 6 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंटीग्रेट करना है। तो पहले फंक्शन को मैं x ले लेता हूं और सेकंड फंक्शन को मैं सेक स्क्वायर एक्स ले लेता हूं। कौन सा रूल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, आइलेट रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना। आइलेट रूल ये कहता है कि पहले कोई अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको लीजिए, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन की बारी आएगी, फिर अलजेब्रिक फंक्शन की बारी आएगी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बारी आएगी, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बारी आएगी। तो यक्स यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, और सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इसके इसलिए इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शन है, इसको मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन है और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये होता है मेरा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये लगाएं, फर्स्ट फंक्शन को क्या लिख दिया, एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, 10x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया, 1। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x। और कितना होगा, dx। यहाँ से मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x 10x, और माइनस यहाँ क्या बचा, 10x। 10x का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस लॉग कॉस x। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग कॉस x, और प्लस कितना आ जाएगा, c। तो x 10x प्लस लॉग कॉस x प्लस c के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा जा रहा विच आर द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज करेक्ट इफ a1 a2 an बी द रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। तो कह रहा है कि चे बाई सेप्स इनइक्वालिटी आपको इस्तेमाल करनी है। तो मान लिया कि आपको चे बाई सेप जो इनइक्वालिटी है वो आपको मालूम नहीं है, तो इस एग्जाम को आप कैसे एग्जाम में कैसे आप टेकल करेंगे इसको, ठीक है। आइए मैं कुछ आपको तथ्य बताता हूं कि कैसे चीजों को आप टेकल करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कहना है कि a1 a2 मान लीजिए an इतने रियल नंबर मैं दो ले लेता हूँ, ठीक है। मैं a1 और a2 ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, a1 और मैं कितना ले लेता हूँ, a1 और क्या ले लेता हूँ, a2 ले लेता हूँ, ठीक है। हम लोग दो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए मैं a1 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ और a2 इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और ऑप्शंस में रखता हूँ।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि n नंबर ले, मैं दो पर्टिकुलर कोई दो नंबर ले लिया, भाई इनइक्वलिटी है तो सभी के लिए सेटिस्फाई होगी ना, चाहे दो नंबर ले चाहे n नंबर ले, सभी के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड में मैं पुट करता हूं इसको। ठीक है, तो सेकंड में अगर पुट करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ग्रेटर देन n की वैल्यू कितनी, n मतलब दो नंबर है तो 2 हो गया, और ब्रैकेट में कितना हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन 10, क्या 9 10 से बड़ा होता है, नहीं, ये तो फॉल्स है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं सी नंबर ऑप्शन में। ए में मैंने क्यों रखा नहीं रखा, आइए ए में भी रख के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू और 1 + 4, तो 9 इज लेस देन कितना हो जाएगा 10, ये तो सही है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल देके चीजों को सही नहीं करते, एग्जाम्पल देके ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हो पाया। आइए सी ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 2 - 1 मतलब 1, और 1 का स्क्वायर 1 + 4, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, ये तो सही आ रहा है, तो हम लोग सही तो कर नहीं सकते। आइए फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है 1 + 2 मतलब 9, 1 + 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन और इक्वल टू 2 - 1 मतलब 1, और 1 + 4 मतलब 9 इज लेस देन 5, क्या 9 5 से छोटा होता, नहीं, ये तो गलत है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ए और सी में से कोई एक हमारा जवाब सही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मैं A1, देखिए सभी क्या है रियल नंबर्स है, A1 A2 AN सभी रियल नंबर्स है, मैं A1 इज इक्वल टू अगर 1 ले लूं और A2 इज इक्वल टू सपोज -5 ले लूं, और सी वाले में पुट करता हूं, तो लेफ्ट में क्या आएगा 1 - 5 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन n - 1, यह मतलब कितने नंबर, दो नंबर है तो 2 - 1 हो गया, और ब्रैकेट में क्या A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर करेंगे तो 1, A2 स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, तो 1 - 4 5 मतलब -4 का स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन 26, क्या 16 26 से बड़ा होता, नहीं, इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी को चे बाय शेप्स इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एज ए फार्मूला आपको याद है तो आपको एग्जांपल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ध्यान रखिएगा कि एग्जांपल्स से हम लोग चीजों को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक बात है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तभी तो ये एंगल 70 के हैं, है ना, ए बी इज इक्वल टू, इन्होंने क्या कहा है सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये एंगल 70 का दिया हुआ है, ये एंगल 70 का दिया हुआ है, तो ये एंगल तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, एंगल पी निकाल सकते हैं, 70 70 कितना हो गया 140, 140 का मतलब ये कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, एंगल पी फाइंड करना था, एंगल पी 40 हो गया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं था, है ना, डायरेक्ट आपको आंसर बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, लेट एन बी ए पॉजिटिव integer if the coefficient of second term, third term and fourth term in the expansion of 1 plus x to the power n। ठीक है, देखिए अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करें तो पहला टर्म क्या आएगा एन सी जीरो, दूसरा क्या आएगा एन सी वन एक्स, आगे क्या आएगा एन सी टू एक्स स्क्वायर, आगे क्या आएगा एन सी थ्री एक्स क्यूब, ये एक्सपेंशन है इसका आएगा प्लस डॉट डॉट। ये कह रहा कोफिशियंट की बात की जा रही है ना, कोफिशियंट की बात करें, कौन से टर्म की कोफिशियंट, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का जो कोफिशियंट है, तो क्या क्या आया एन सी वन, और क्या आ गया एन सी टू, और क्या आ गया एन सी थ्री, ये आपको दिया गया कि ये किसमें एपी में है। एपी में अगर तीन नंबर हैं तो टू बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस सी, टू बी का मतलब 2 टाइम्स एन सी टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एन सी वन, और प्लस क्या लिखेंगे एन सी थ्री लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2, एन सी टू का मतलब कितना हो गया एन एन माइनस वन बाई टू, और इज इक्वल टू यहाँ पे एन सी वन मतलब एन हो गया, और यहाँ पे एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, और अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन हो जाएगा। तो पहले यन यन और यन ये हम गायब कर देंगे, यहाँ से 2 भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा 6n माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 3n, और प्लस कितना हो जाएगा 2। अगर ढंग से अगर इसको हम लोग लिखें तो एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6n कितना हो जाएगा -9n, और 6 और 2 कितना होगा 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इसका फैक्टर करें तो n माइनस 7 और n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। n इज इक्वल टू 2 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन तीन ही टर्म आएंगे, तो ये चौथे टर्म की भी तो बात कर रहा है ना, तो चौथा टर्म तो आ ही नहीं पाएगा, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू 7 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहा जा रहा है इवेलुएट 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। और देखिए आंसर आपका साइन कॉस में दिया गया है, इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस टेन को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, और नीचे भी लिख दिया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन अपॉन कॉस, और इसी को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये कितना बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और बगल में क्या बन गया, dx। अब देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होगा कि अगर ऊपर लिखा हुआ एफ डैश एक्स और नीचे क्या लिखा हुआ एफ एक्स, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, इस इंटीग्रेशन का आंसर लिखते हैं हम लोग लॉग एफ एक्स। इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग एफ एक्स प्लस सी। सब्सटीट्यूशन से भी आप इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। एफ एक्स को टी मान लेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x माइनस साइन एक्स होता है। करके आप देख लीजिए, cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, प्लस cos x। तो इसका मतलब ये एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स के फॉर्म में है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, log एफ एक्स, मतलब log ऑफ साइन एक्स प्लस cos x, log ऑफ साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है कि अगर एफ एक्स इतना हो तो एफ थ्री एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। तो चलिए एफ थ्री एक्स की बात कर लेते हैं। तो ये अब थ्री एक्स यहां से कैसे निकालेंगे, एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे थ्री एक्स से, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा एफ थ्री एक्स के बराबर है। पहले ऑप्शन में लिखा गया थ्री, फिर लिखा गया एफ एक्स का मतलब कितना हो गया, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और नीचे क्या लिखा है, टू एफ एक्स का मतलब एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस वन है। इसको हमको सॉल्व करना है। अगर ये एफ थ्री एक्स के बराबर आ गया तो ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं आएगा तो हम आगे चेक करेंगे। फिर तो ये कितना आ गया, तो ऊपर आ गया थ्री एक्स, एक्स माइनस वन तो एलसीएम लगे कट जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, टू एक्स और प्लस एक्स माइनस वन। ये कितना आ जाएगा, थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस वन, तो ये तो आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ थ्री एक्स किसके बराबर है, थ्री टाइम्स एफ एक्स प्लस टू टाइम्स एफ एक्स प्लस वन के बराबर है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमको क्या दिया गया है। कहा जा रहा है गिवन द रिकरेंस रिलेशन, एक रिकरेंस रिलेशन दिया गया है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन, और एफ ऑफ टू इज इक्वल टू दिया हुआ वन, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू दिया हुआ है वन। आपसे पूछा जा रहा है एफ एन क्या होगा, एफ एन की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका हो सकता है कि आप इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए। एफ ऑफ टू निकालिए ऑप्शन में से, ठीक है ना। एफ ऑफ टू निकाले मतलब एन की वैल्यू कितनी पुट करें, टू पुट करें। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में अगर हम लोग टू पुट करें तो थ्री बाई टू इंटू टू माइनस वन कितना हो गया, वन। ये कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, जबकि एफ ऑफ टू कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड से एफ ऑफ टू निकालते हैं, तो अगर एफ ऑफ टू निकालें तो कितना आ जाएगा, टू इंटू थ्री बाई टू हो जाएगा, टू टू कट गया, थ्री आ गया, तो आना चाहिए वन। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड में पुट करते हैं, तो थर्ड में अगर एफ ऑफ टू निकालें तो कितना आ जाएगा, टू, टू माइनस वन, वन अपॉन टू, तो टू बाई टू कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, वन आ गया। फोर्थ में अगर हम लोग पुट करें एन इज इक्वल टू टू, तो कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू इंटू टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, टू टू कट जाएगा, थ्री थ्री जाए नाइन आ जाएगा, नाइन तो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ए बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स अगर आपका इतना दिया हुआ है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो में बताना ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और जहां पे एक्स है वहां पे पुट कर देंगे जीरो माइनस एच पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टू की पावर माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, तो अगर हम लोग रखेंगे टू की पावर माइनस वन अपॉन एच, जा रहा कहाँ, जीरो की तरफ, तो वन बाई जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया वन अपॉन वन प्लस जीरो, कुल मिला के कितना आ गया, वन आ गया। टू की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो क्यों होगा, आप समझ ही गए होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी, और टू की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट इसका निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और वन अपॉन वन प्लस टू, टू की पावर वन अपॉन एच, जहां पे एक्स है वहां पे जीरो प्लस एच पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टू की पावर वन बाई जीरो कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो टू की पावर इन्फिनिटी 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 प्लस वन इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो नहीं आ रही है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y, तो पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे हम लोग। लॉग y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y लॉग साइन एक्स, कितना आ जाएगा, y लॉग साइन एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग y का कितना हो गया, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन y, सेकंड फंक्शन log sin x। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स अब सेकंड करेंगे तो log x का 1 बाई एक्स, साइन एक्स का कितना आ जाएगा cos x, cos x बाई साइन एक्स कितना आ जाएगा cot x। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स का सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन कितना है log sin x इंटू डी डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन मतलब dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स का एक टर्म यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई वाई और माइनस कितना हो जाएगा log sin x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, y cot x बचेगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, वाई लॉग साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा y, और इज इक्वल टू कितना हो गया y cot x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है, अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहा जा रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे हम ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगाएंगे, है ना, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन निकालता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखना चाहूं तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2by। ठीक है, और इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस सी जेड लिख सकता हूं। ये मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तीनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा सभी में, और क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दी हुई है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 1 दिया हुआ है। तो ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। 2 से डिवाइड करके हम लोग लिख देते हैं इसको, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहा जा रहा हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। ठीक है, देखिए एक फार्मूला हमारे पास सेट थ्योरी में होता है, वो क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये कितना आता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक फार्मूला ये होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर, है ना। तो इसको अगर हम लोग ये लगाए 2, 3 और 5, मान ली इवेंट ए क्या है 2, इवेंट बी क्या है 3, इवेंट सी क्या है 5 है, तो हम ये कहेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक के वो नंबर्स जो कि या तो किससे डिविजिबल हैं, 2 से, या तो मतलब एटलीस्ट 1 कम से कम एक से डिविजिबल है ना, या तो 2 से डिविजिबल है, या तो 3 से डिविजिबल है, या तो 5 से डिविजिबल है, या 2 और 3 से डिविजिबल है, या 3 और 5 से डिविजिबल है, या 2, 3, 5 से डिविजिबल है। ऐसे जितने नंबर्स है उसको हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, वो 2 से भी ना डिविजिबल हो, 3 से भी ना हो और 5 से भी ना हो। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए पहले हम लोग करेंगे वो नंबर सारे खोज लेते हैं जो कि या तो 2 से डिविजिबल है, या तो 3 से डिविजिबल है, या तो 5 से डिविजिबल है, या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, या 3 और 5 से डिविजिबल है, या 2 और 5 से डिविजिबल है, या 2, 3 और 5 से डिविजिबल है। उसका आंसर हम लोग किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी से हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक। तो वो सारे नंबर्स निकल जाएंगे, तो उसको हम लोग 1000 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर ना तो 2 से डिविजिबल होगा, ना तो 3 से डिविजिबल होगा, और ना तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि कितने नंबर ऐसे हैं, यानी का मतलब ये हो गया, जैसे मुझे निकालना है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल है। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लगाऊंगा, ऊपर लिखूंगा मैं 1000, ठीक है, और नीचे लिखूंगा 2 से डिविजिबल कितने नंबर हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। अगर मुझे खोजना है कि 1 से लेकर 1000 तक में कितने ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा, यहाँ पे 1000 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई 5 लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर 1000, और अब हम लोग क्या लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा 3 और 5 मतलब 15 से डिविजिबल है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1000, जो कि सी और ए से, सी इंटरसेक्शन ए का मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है मतलब 10 से डिविजिबल है, और प्लस यहाँ पे 1000 और डिवाइडेड बाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो 2 3 और 5 तीनों से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6 5 जा 30, इसका मतलब जो 30 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 1000 में 2 से भाग देंगे तो 500 आएगा, 500 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 500 आएगा। ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, और बचा 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 333 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, बचा 4 40 6 6 जा, बचा 40 6 6 जा। ठीक है, 15 6 जा 90, बचा 10, 15 6 जा 90। यहाँ से 10 से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 जा 33 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना हमको। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 734, ये हमारे पास आ जाएगा 734। अब इसको 1000 में से हम लोग 734 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इतने ऐसे नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने नंबर आएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करें 266 आएगा। 266 ऐसे नंबर्स हैं जो कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5, जो कि 2 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 266 के साथ, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, कहा जा रहा देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडियस 3 एंड 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, और एक सर्कल हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आर ए बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक का सेंटर क्या है ए है, और एक का सेंटर क्या है बी है, और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 है। ठीक है, द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू मीट्स द लाइन बी ए प्रोड्यूस्ड एट सी। इस बी ए लाइन को आगे बढ़ाया गया है कहाँ पे, सी पे, और इस पे एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा गया है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप समझ गए होंगे, ऐसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा गया है जो कि बी ए से कहाँ पे मिलता है, सी पे मिलता है। मिल गया। इसका रेडियस कितना है 3, ये एंगल 90 का होगा, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये 3 हो गया। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा, ये हमें 5 दिया गया, और ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। पूछा जा रहा है सी ए की लेंथ क्या होगी, तो सी ए को मैं एम मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, सी ए को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ई लिख देते हैं और यहाँ पे एफ लिख देते हैं। तो अगर आप दो ट्रायंगल को देख रहे होंगे, ट्रायंगल सी ए ई और सी ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई, ये दोनों सिमिलर है ना। कौन सा क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। देखिए एंगल सी दोनों में कॉमन है, और एक एंगल कितने का 90 का इसमें भी है, और एक एंगल 90 का इसमें भी है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी ए, तो यहाँ से क्या लिखूंगा सी बी। देखिए अगर मैं यहाँ से लिखा सी ए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे सी बी, तो सी ए अपॉन सी बी, और फिर मैं लिख देता हूँ ए ई, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बी ई, तो ए ई अपॉन बी ई। ठीक है, ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। सी ए हमारे पास कितना है एक्स है, सी बी हमारे पास कितना है 10 प्लस एक्स है, और ए ई हमारे पास कितना 3 है, बी कितना 5 है। तो यहाँ से कितना होगा 5x इज इक्वल टू 10, 3 10 जा 30 और प्लस 3x, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा सम ऑफ दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू व्हाट। इस एक्सपेंशन का की पूछा जा रहा वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर मैं वन वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन अगर लिखूं मैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखूं तो क्या आ जाएगा एन सी 0 माइनस एन सी 1 एक्स
प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन टू द पावर एन एन सी एन एक्स की पावर एन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिए तो एन सी वन लिखा गया है माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू, मतलब एक्स को मुझे गायब करना है। एक्स को गायब करने का तरीका ये होता है, इसमें हम एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट में वन माइनस वन कितना आ गया, जीरो। राइट हैंड साइड में एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो वन माइनस एन सी वन और एक्स यहाँ वन रखना है, फिर कितना आएगा प्लस एन सी टू, फिर कितना आएगा माइनस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म कितना आएगा माइनस वन टू द पावर एन इंटू एन सी एन आ जाएगा, और यही पूछा गया था आपसे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 है, और तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको, देखिए इस पावर को देखते हुए ये थ्री पावर थ्री पावर थ्री पावर, ठीक है, तो इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ए बी सी को तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, ए बाई थ्री प्लस ए बाई थ्री प्लस ए बाई थ्री, ए हो गया, फिर बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री, ये बी हो गया, प्लस सी बाई थ्री प्लस सी बाई थ्री प्लस सी बाई थ्री, ये सी हो गया। ठीक है ना, तो ये हम लोग कितने नंबर हो गए हमारे पास, ए प्लस ये हमारे पास कितने नंबर हो गए, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल, कितने नंबर हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नौ नंबर हो गए ना, इसका मतलब नाइन से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये हो गया ए एम, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो यहाँ नाइन्थ पावर लगाएंगे, यहाँ पे पावर कितना लगेगा, नाइन्थ पावर हो जाएगा, नाइन्थ रूट निकालना है, और यहाँ भीतर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और थ्री की पावर कितना हो जाएगा, नाइन, तो थ्री की पावर नाइन तो बाहर हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए बी सी की पावर वन बाई थ्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए अगर लेफ्ट में ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको जोड़ेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ना, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, फोर दी हुई है, इसका मतलब ये लेफ्ट लेफ्ट में कितना लिखा है, फोर बाई नाइन, यहाँ से थ्री थ्री से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि ए बी सी की पावर होल वन बाई थ्री, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू, ये कितना हो गया, फोर बाई थ्री, दोनों तरफ क्यूब कर दें अगर, ए बी सी इज लेस देन आर इक्वल टू 64 अपॉन कितना होगा, 27 हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी मैं और लिखता हूँ, या यहाँ से मैं थ्री ए बी सी निकाल लेता हूँ। ठीक है, थ्री ए बी सी, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थ्री ए बी सी लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 अपॉन नाइन हो जाएगा, मतलब थ्री ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 64 अपॉन नाइन है। अब देखिए एक आइडेंटिटी हमारे पास होता है कि ए क्यूब, मुझे निकालना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू, क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये और या वन बाई टू और लगा दीजिए आगे, और भीतर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नाइन्थ क्लास का आइडेंटिटी है ये, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है, फोर दी गई है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, b माइनस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, c माइनस हो का ए का होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, मतलब राइट हैंड साइड पूरा का पूरा पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इस केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा विच विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री ए बी सी, है ना, थ्री एबीसी से हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, और थ्री एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 64 अपॉन नाइन, थ्री एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू, भाई ए बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू थ्री एबीसी से हमेशा बड़ा है, थ्री एबीसी की सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा है ये। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 64 अपॉन नाइन, है ना, 64 अपॉन नाइन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 64 अपॉन नाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओ सेंटर हो गया सर्कल का, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, एंगल डी ई एफ 30 है, तो एंगल ए सी बी पूछ रहे हैं, ये एंगल ए सी बी का मतलब ये इस एंगल के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग लगाए अगर,
तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए ट्रायंगल है, तो किसी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें, मान लीजिए जैसे ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, तो थ्योरम ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम कि जो डीई होगा वो बीसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और डीई बीसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिए ई हमारा क्या है, ई हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, एफ हमारा क्या है, मिड पॉइंट है ना, एफ हमारा ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर डी भी देखिए मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो डीई है वो क्या हो जाएगा, ए एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, डीई ए एफ के पैरेलल हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो एफ ई है वो ए डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ए डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। मैं बाहर बना देता हूं इसको, ए डी ई एफ क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए डी ई और एफ ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। इसमें ये एंगल कितना, यहाँ पे ये एंगल दिया गया 30। आपको मालूम है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर वो 30 का है तो निश्चित रूप से ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब एंगल ए और एंगल बी बराबर है। ठीक है ना, एंगल ए एंगल बराबर है, इसका मतलब अगर ये 30 आया तो यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो 30 30, अब इस ट्रायंगल ओ ए बी में देखें, ट्रायंगल ओ ए बी में देखें, ट्रायंगल ओ ए बी में देखें, यहाँ पे ये कितना हो गया, 30, और ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो 60 60 का मतलब ये कितना हो गया, ये 120 हो गया। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपने ये थ्योरम पढ़ा है ना सर्कल में, कि सर्कल में ये कोई कॉर्ड ले लें, तो ये कॉर्ड अगर सेंटर पे जो एंगल बनाएगा और सरकमफेरेंस में ये एंगल बनाया, तो यहाँ वाला अगर एंगल कितना थीटा, तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है ए बी सी डी आर द 4 पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए बी सी डी इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 1 और ए दो नंबर है, मैं ले लेता हूं, इसमें ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगाते हैं। ठीक है, तो ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम, तो 1 प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, 1 इंटू ए, मतलब अंडर रूट ए आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ए आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट बी। ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट सी, और 1 प्लस डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट डी। ये चार इक्वेशन हो गए हमारे पास, 1 2 3 और ये 4। इन चारों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे लेफ्ट में, 1 प्लस ए, और क्या मिलेगा 1 प्लस बी, फिर क्या मिलेगा 1 प्लस सी, और क्या मिलेगा 1 प्लस डी। और राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और अंडर रूट में कितना मिल जाएगा, ए बी सी डी। और ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन कितनी दी हुई, 1 दी हुई है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए, तो 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, 1 प्लस डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 हो जाएगा। 2 टू जा 4 टू जा 16, और ए बी सी डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 16 से हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 के साथ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।